हेलो एवरीवन, एग्जाम वारियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो हम इसके 10 सेट को कर चुके हैं। आज हम इसके सेट नंबर 11 के प्रश्नों को देखेंगे और अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये संथाल विद्रोह हुआ कब था? तो 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था और इसके प्रमुख नेता की बात करें तो सिद्धो व कान्हू के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। अगला है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर जाफर जो है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में यह युद्ध हुआ था। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। आप ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले के बारे में एक चीज और पूछी जाती है, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गुलामगिरी किसकी बुक है? तो ज्योतिबा फुले की। अगला है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलेंटाइन सिरोल। इन्हें कहीं कहीं सिरोल मिलेगा आपको। किसकी पुस्तक है? तो वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। अगर बात करें वेलेंटाइन सिरोल की, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। अगला है, किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कहां पे? तो कोचीन में किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, कोचीन केरल में पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। अब पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत आया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया? ये कई बार आ चुका है, आप इसको ध्यान रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। और ध्यान रखिए, पहली बार ये महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। अगर इसमें पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उसमें जो है सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। देखिए, दो टाइप से पूछा जाएगा। अगर सिर्फ पूछा जाए पहली बार कौन महिला बनी थी, तो एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला है, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादोबा पांडुरंग के द्वारा परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1849 में इसकी स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। अगला है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिए, उसके बाद 1939 का जो अधिवेशन था, त्रिपुरा अधिवेशन, उसमें अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होने के कारण जो है इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने जो इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस से। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्प सूत्र लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है कल्प सूत्र। और ध्यान रखिए, संस्कृत में लिखा है। इसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है कल्प सूत्र में। अगला प्रश्न है, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? तो घनानंद के समय में। यह भी पूछा जाता है, किसके समय में? तो घनानंद के समय में। अगला है, उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागदूत नामक एक अधिकारी था, उसके द्वारा कर संग्रह किया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था बंगाल से। अगर बात करें तो लागू किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था। कब लागू किया था? 1765 में। और इसने समाप्त कब किया था? 1772 में। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। अब पहले इसका नाम क्या था, तो पहले इसका नाम अस्पृश्यता निवारण संघ था। बाद में 1933 में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला, और इसके सचिव कौन थे, अमृतलाल ठक्कर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुए एका आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मदारी पासी ने। अगला है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी तिलक स्वराज फंड की। किसने की थी इसकी स्थापना, तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1921 में। आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय संघीय तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुई, तब वो 1919 में है। ठीक है, इन दोनों आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है, अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PN बापट को बम बनाने के लिए इन्हें पेरिस भेजा गया था। बात करें अभिनव भारत की, तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो दामोदर सावरकर ने की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बटलर समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। कब किया गया था, 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था, भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य था। प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया, कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध में। कब किया था, ये 1932 में महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन किया था। अगला है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। अगला है, कल्लड़ की पुस्तक का नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगड़ी। अगर पूछा जाए कि तो राज तरंगी में ये किसमें कश्मीर का इतिहास है, ये पूछा गया है प्रश्न, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, कुंडग्राम वैशाली में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने, नरसिंह वर्मन प्रथम, ये पल्लव वंश का शासक था। और ध्यान रखिए, इसके बारे में पूछा जाता है कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला है, शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कब हुई थी, 22 जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। अगला है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी, देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर एवं जहांगीर। बाबर की जो रचना है उसका क्या नाम है, बाबरनामा। और जहांगीर की आत्मकथा क्या नाम है इसकी, तुजुक ए जहांगीरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी ने। ध्यान रखिए, सिकंदर लोदी वंश का शासक था। कब से कब ये शासक था, तो 1489 से लेकर 1517 तक जो है ये शासक था। और इसने 1504 में, ध्यान रखिए पूछा जाता है, 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। अगला कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। एक तरफ हड़प्पा कालीन जो है स्थान दिए हैं और नदी दी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे थी, तो रावी नदी के किनारे है। बनावली तो रंगोई, और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। और लोथल की बात करें तो ये वर्तमान में गुजरात में है, तो ये भोगवा नदी के किनारे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? ध्यान रखिए, असत्य पूछा है। पहला कह रहा है आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता था। सही है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। ये भी सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये गलत है। मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। आप इसको ध्यान रखिएगा। और द्वितीयक जो था वो कृषि था। आर्यों में सौदा की प्रथा प्रचलित थी एवं उनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल की यह परियोजना है। ध्यान रखिए, भारत और नेपाल की कोसी परियोजना भी भारत और नेपाल के बीच में है। अगला है, रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से? बेसिकली पूछा है रेणुका झील कहां पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की झील है रेणुका झील। अगर बात करें हम रामसर आर्द्रभूमि की, तो जो आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 75 रामसर साइट हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? इसमें ध्यान रखिए, नहीं पूछा है तो किसका नहीं है? तो ऑप्शन ए मेयर्स कप का नहीं है। तो मेयर्स कप जो है किससे संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। बाकी रोवर्स कप और डूरंट कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला कह रहा है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। इसमें 5 रंग के छल्ले होते हैं। अगला है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के एक राष्ट्रीय उद्यान को आप ध्यान रखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। अगला है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। कुछ और दिन की बात करें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अगर बात करें 22 मई को कौन सा मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस। आप इसको ध्यान रखिए, सीक्वेंस में है। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना एवं उसकी डैश को सीखना। तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अवधारणाओं और विषय वस्तु को सीखना। अगला है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह क्या है? तो इसका राइट आंसर स्वाभाविक है क्योंकि मातृभाषा है। अगला है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार तत्व, क्योंकि उसमें कितना विचार है बच्चे का वो आप ध्यान देंगे, ना कि शुद्ध वर्तनी, सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान। शुरू में ये नहीं ध्यान देते कि बच्चा क्या लिख पा रहा है, वो आप ध्यान देंगे, उसके मन में क्या है। अगला है, बच्चे को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचारों की अभिव्यक्ति। भाई मैंने बताया कि विचारों की अभिव्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका नाम क्या है? विक्रम एस। ये ध्यान रखिए, पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट है। और इसको विकसित किसने किया है? तो हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम क्या है? स्काई रूट। स्काई रूट ने इसे विकसित किया है और इसे इसरो के लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से। और इस मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन है? तो चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के अध्ययन के लिए चीन ने यह लॉन्च किया है। अगला है, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके बीच होता है? तो जो गरुड़ होता है ये भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच होता है। किसके बीच? भारत और फ्रांस की वायु सेना के बीच। भारत और फ्रांस के बीच कुछ और युद्ध अभ्यास होते हैं। एक तो वरुण हो गया, दूसरा हो गया क्या? वरुण, और कौन सी? तो शक्ति। ये 3 युद्ध आप ध्यान रखिए, गरुड़, वरुण और शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगला कह रहा है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, इसमें सुमेलित नहीं पूछा है। गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव हैं, सही है। और डॉक्टर केपी अश्विनी UNHRC में विशेष दूत के रूप में पहली महिला भारतीय महिला है, ये भी सही है। अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त हैं, तो ये भी सही है। अगर आप बात करें
इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें चुनाव आयुक्त की, ठीक है, मुख्य चुनाव, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए, सही पूछा है, इसमें कह रहा है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, तो ये सही है। भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा तथा उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता है, तो ये गलत है। न्यूजीलैंड नहीं होगा, स्पेन ने कोलंबिया को हराकर अपना खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। अगला है भ्रूण किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो भ्रूण होता है वो बीज में पाया जाता है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना जो है mRNA का कार्य होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन है, सेलुलर संरचना जो है ये वायरस की विशेषता नहीं है। अगला है जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन जो है जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत है। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होती है, तो आप सभी को पता है ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेघा रोग होता है। अगला है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो होता है ये प्रोटीन है। ध्यान रखिए किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से स्रावित होता है, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगला है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड। ये मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाता है इसका। और क्या अगला है ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्क रोग से संबंधित है। यह जीन है जिसमें कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला है यूकार्योटिक कोशिका में हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्स करने के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरोक्सीसोम। अगला है 10 के घात 6 कारक को इंगित करने के लिए उपयुक्त उपसर्ग क्या है, यानी 10 का 6 से क्या कहा जाता है, उसे मेगा कहा जाता है। अगला है थर्मामीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। थर्मामीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, थर्मोस्टेट जैसे आप रेफ्रिजरेटर वगैरह में लगता है वो तापमान को कंट्रोल करता है। अगला है निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, विवर्तन। छोटे छिद्र से जब प्रकाश गुजरता तो फैल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, विवर्तन। अगला है ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाहकत्व, ठीक है, और किस विधि से, चालन विधि से। अगला है निम्न में से कौन सी अणचुंबकीय पदार्थ है, अणचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, एल्युमिनियम है। गार्ड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल क्या कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिग्स बोसॉन जो है गॉड पार्टिकल है। अगला है रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। अगला है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो कौन क्या क्या होता है, एक तो प्रोपेन और ब्यूटेन तो होता ही है, और मरकप्टेन होता है, तीनों होता है। ध्यान रखिए क्या होता है मरकप्टेन, ये किस लिए होता है, ये क्योंकि ये गंध के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोटोन ये गंधहीन होते हैं और इसमें गंध के लिए कौन सा होता है, मरकप्टेन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने किया था, और न्यूट्रॉन की तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेप्थलीन को अलग किया जा सकता है। अगला है किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। और किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर प्रभलीन सिंह की लेखक है, आप इसको ध्यान रखिए, डॉक्टर प्रभलीन सिंह की यह पुस्तक है। अगला है निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम साइनामाइड। अगला है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में, डायनामाइट के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन किसमें अनुपस्थित होता है, तो कैरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अगला है पेट्रोलियम में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेट्रा इथाइल मिलाने से पेट्रोल में इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। अगला है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत तीनों, यानी त्रिस्तरीय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगर बात करें त्रिस्तरीय तो किसने दिया था, तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने यह दिया था। अगर बात करें पहला जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और ये जो डीपीएसपी है ये किस संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में। अनुच्छेद क्या है 36 से लेके 51, और ये किस देश से लिया है गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला है यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा, तो द्रव्यमान परिवर्तन हो जाता है, भार परिवर्तन हो, आयतन भी हो जाता है, उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, घनत्व जो है परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो किसमें है, तो आर्टिकल 110 में है। आप ध्यान रखिए धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति के अनुमति इसके लिया जाता है सबसे पहले, और इसमें इस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने, कई बार कई सेट में आ चुका है ये। अगला है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BN राय को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और उस समय उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। और दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के 7वीं अनुसूची में। टोटल कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। अगला है 104वें संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सा वर्ग समूह जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अनुसूचित और इनके जो है आरक्षण से संबंधित है, आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है, और ये कब आया था, तो ये 2019 में आया था। अगला कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जब आया था 2009 में, और ये पारित कब हुआ था, 2010 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। अगला है निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ था, 1971 में। और ध्यान रखिए जो ये संविधान संशोधन है इसका अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को यह प्राप्त है। अगला है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेराल्ड डोमर मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, और यह कब चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। और दूसरे पंचवर्षीय बात करें तो यह किस मॉडल पे थी, तो महालनोबिस मॉडल पे थी। अगला है बैंक दर का आशय है, तो बैंक दर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, यानी केंद्रीय बैंक यानी RBI जो होता है वो जो घरेलू बैंक होती हैं उन्हें जिस दर पर लोन देता है उसे क्या कहा जाता है, बैंक दर। अगला है अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, 1977 में अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला है केंद्रीय बजट 2023 में घोषित PM विकास योजना के लाभार्थी कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कारीगर इसके लाभार्थी हैं। अगला प्रश्न है गरीबी में कमी और विकास सुविधा
किस संस्थान का एक प्रभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का प्रभाग है। बात करें अगर आईएमएफ की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कहाँ है? तो कर्नाटक में। और यह किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर यह जल विद्युत परियोजना है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए तो कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण कहाँ है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। अगला है निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलियार परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। और किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में यह परियोजना है। और बात करेगा चिनाब नदी की तो यह कहां से निकलती है? तो बारालाचा दर्रा से यह निकलती है। अगला है बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथानबाद निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। बात करें अगर हम बराकर नदी की तो ये दामोदर नदी की जो है सहायक नदी है। और ये कहां से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है। अगला है निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन कवोरी बांध और कदानाबाद, ये माही नदी पर है। अगला प्रश्न है भारत में कौन से 2 राज्य जो मयूराक्षी परियोजना लाभान्वित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच में है मयूराक्षी परियोजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान निकोबार में यह जल विद्युत परियोजना स्थित है। कौन सी? कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है मंगोलाइड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सिक्किम में भी पाए जाते हैं और असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस की 2 देशों के बीच चलाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश के बीच में है मैत्री एक्सप्रेस। अगला है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला है भारत में पाए जाने वाले सदाबहार एवं पतझड़ वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है? ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 2000 मीटर। अगला है गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन है? तो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिक, निजामाबाद और राजमुंद्री जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगर बात करें बंगाल का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और महानदी की बात करें तो इस पे बांध है हीराकुंड बांध, पूछा जाता है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालय के बृहद हिमालय में है ये माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848, कहीं कहीं आपको 8850 भी मिलेगा। और यह कहाँ पे है? तो नेपाल में है। और इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।